Good evening, everyone. Myself Vedant Upadhyay, and today's our topic of discussion is GI सिस्टम. आज हम GI सिस्टम के बारे में बात करेंगे. देखिए, GI सिस्टम में बहुत सारी डिजीज़ है और पवन बॉस ने भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं. लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर, फिर है लिवर सिरोसिस और लास्ट में है पैनक्रियाटाइटिस. हम इन 3 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे. बाकी हर्निया, गैस्ट्राइटिस और कॉलीलिथियसिस, बाकी सभी जितनी भी डिजीज़ बची है उन सबको आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. अच्छा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे कहाँ? तो वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. इस जगह पे मिलेंगे आपको पीडीएफ नोट्स. ठीक है, इसकी लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं. पेप्टिक अल्सर रेफर्स टू गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल और ओशोफेगस अल्सर डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन. मतलब कि भाई जो पेप्टिक अल्सर है उसमें गैस्ट्रिक अल्सर भी आएगा, ड्यूडेनल भी आएगा और ओशोफेगस भी आएगा. तो अल्सर जिस जगह पे होगा उसके हिसाब से आएगा. जैसे स्टोमक में हुआ तो उसको हमने गैस्ट्रिक अल्सर बोल दिया, ड्यूडेनम में हुआ तो उसको ड्यूडेनल अल्सर एंड ओशोफेगस में हुआ तो ओशोफेगल अल्सर. ओके, अ पेप्टिक अल्सर इज अ लीजन होल आउट एरिया, ओके, दैट फॉर्म इन म्यूकोसल वॉल ऑफ स्टोमक, पाइलोरस, ड्यूडेनम और ओशोफेगस. अच्छा, आप इतना तो जानते हो कि भाई हमारा जो स्टोमक होता है उसमें सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? म्यूकस. उसके बाद कौन सी होती है? म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड देन सो ऑन. तो ये और सिरोसा, ये लेयर्स होती हैं. तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? म्यूकस लेयर होती है. म्यूकस लेयर क्या करती है? HCl से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अब यदि इस म्यूकस लेयर में थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो क्या होगा? जो HCl है वो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा और क्या कर देगा? अल्सरेशन कॉज कर देगा. तो बस यही बताया है इसमें. ठीक है, पेप्टिक अल्सर आर मोस्ट लाइकली टू अकर इन ड्यूडेनम देन इन स्टोमक. अच्छा, तो ड्यूडेनम में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उधर जो म्यूकस की वॉल होती है वो थिक होती है, थिन होती है इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में. ये तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कितने उसके भाई लोकेशन के बेसिस पे टाइप्स हैं, वो भी हमने इसमें बता दिया. ओके, पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा फॉर्म फ्रॉम डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिन. अभी मैंने बताया कि भाई जो म्यूकस लेयर है, जो ऊपर ऊपर वाली म्यूकस लेयर है, यदि उसमें डैमेज हो जाए तो जो HCl है वो क्या करेगा? म्यूकोसा तक पहुंच जाएगा. तो किसकी वजह से हुआ? HCl की वजह से हुआ. किसके एक्शन की वजह से? एक्शन ऑफ HCl, इसकी वजह से हुआ. और क्या हुआ? इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा. गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसा है यानी म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर के जस्ट नीचे क्या है? म्यूकोसा. म्यूकस लेयर हटी तो म्यूकोसा के ऊपर क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया या फिर थोड़ा सा डैमेज हो गया. उसको ही हमने क्या बोल दिया? इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा. और यदि ये हो जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टिक अल्सर. ठीक है, द इरोजन ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एरिया में एक्सटेंड डीप एज मसल लेयर, मस्कुलर लेयर और थ्रो मसल टू पेरिटोनियम. अच्छा, इसमें क्या कहना चाह रहा है भाई? इसका मतलब यही है कि जो ये म्यूकस लेयर थी ये म्यूकोसा थी. म्यूकस लेयर हटी तो अब यदि HCl थोड़ा सा एंटर करेगा तो केवल म्यूकोसा तक रहेगा, लेकिन ज़्यादा एंटर कर गया तो जो अंदर वाली मसल लेयर है ना उस तक पहुंच सकता है, मस्कुलरिस लेयर. तो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है म्यूकस लेयर में. ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया इसका डेफिनेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन. अब इसके क्लासिफिकेशन में हमें क्या याद रखना है? देखो, सुपरफिशियली देखा जाए ना तो 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहले होता है गैस्ट्रिक अल्सर, जो कहाँ पे होता है? स्टोमक में. फिर होता है ड्यूडेनल अल्सर, वो कहाँ होता है? ड्यूडेनम में. और लास्ट होता है हमारे पास ओशोफेगस अल्सर, जो कि कहाँ होता है? ओशोफेगस में होता है. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें लिखना क्या है इनमें? हमें बस 6 चीज़ें लिखनी है, 6 थिंग्स. क्या क्या? गैस्ट्रिक अल्सर में हम वो 6 चीज़ें क्या लिखेंगे भाई? कहाँ होता है? पहला पॉइंट ये. किसकी वजह से होता है? दूसरा पॉइंट ये. पेन होगा, ओके, तो पेन होगा कहाँ और कब होगा? तीसरा पॉइंट ये. चौथा पॉइंट, वॉमिटिंग और हेमरेज होगा या नहीं होगा? पांचवा पॉइंट, HCl का अमाउंट कैसा रहेगा? नॉर्मल है, ज़्यादा है या फिर ज़्यादा से कम है ऐसा. और कितना परसेंट होगा टोटल पेप्टिक अल्सर का? ठीक है, तो हम ये 6 चीज़ कवर करेंगे. कहाँ पे हो रहा है? तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक. स्टोमक के 2 कर्वेचर होते हैं. ये हमारा स्टोमक, बहुत शानदार डायग्राम बनाता हूँ मैं ना. ये वाला जो हो गया लेसर कर्वेचर और ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर. तो लेसर कर्वेचर में होगा, वो भी कहाँ? पाइलोरस रीजन में. ये रहा हमारा पाइलोरस रीजन, ये पाइलोरस रीजन हो गया और ये लेसर कर्वेचर हो गया. तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर होगा. ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे हो रहा है? लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक. लेसर कर्वेचर स्टोमक में हो रहा है. ओके, किसकी वजह से हो रहा है? तो एनसेड्स की वजह से. एनसेड्स क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ओके, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के यूज की वजह से होता है. दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कहाँ पे हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था. फिर है पेन, कि भाई जो पेन है वो होगा कहाँ? तो वो होगा लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम एरिया. ठीक है, और रेडिएटेड टू बैक, मतलब रेडिएटिंग पेन है. रेडिएटिंग पेन हमने कहाँ देखा था? एंजाइना में देखा था और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखा था. ठीक है, तो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक एरिया में होगा और रेडिएटिंग होगा कहाँ पे? बैक की साइड में. ओके, अब कब होगा पेन? तो
खाना खाते टाइम यानी ड्यूरिंग ईटिंग और आफ्टर हाफ और टू 1 आवर, मतलब कि या तो खाना खाते टाइम होगा या खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद होगा। कैसे क्यों होगा भाई? स्टोमक में हम खाना खाएंगे तो या हम खाना खा रहे हैं तो डायरेक्टली स्टोमक में ही तो जा रहा है ना, ऐसा थोड़ी है ड्यूडेनम में जा रहा है, बाईपास थोड़ी हो गया आपके। तो पहले स्टोमक में जाएगा फिर ड्यूडेनम में जाएगा। इसीलिए या तो खाना खाते टाइम पेन हो रहा है तो चांसेस है कि गैस्ट्रिक अल्सर है, और खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद पेन हो रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर होगा। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते हैं ना कि भाई पेट में खाना 4 घंटे रहता है, तो भाई 4 घंटे बाद जाएगा कहाँ? ड्यूडेनम में तो जाएगा, इसीलिए। ओके, और ड्यूडेनम में जाएगा तो अल्सर है तो अल्सर को क्या करेगा? इरिटेट करेगा वो फूड। ओके, तो ये आपको समझ में आया। फिर वॉमिटिंग एंड हेमरेज के बारे में देखा जाए तो ये कॉमनली सीन होते हैं, मतलब देखे जाते हैं, वॉमिटिंग भी और हेमरेज भी। ओके, HCl की बात करें तो नॉर्मल होता है इसका सिक्रेशन या कम होता है। ओके, और 15% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक अल्सर। ओके, 15% होता है टोटल पैनक्रियाटिक अल्सर का, और 50 से 60 की एज में ये कॉमन देखा जाता है। तो हमने ये 6 बातें देखी, अब यही 6 बातें हम ड्यूडेनल के बारे में देख लेते हैं। भाई गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ हो रहा था? गैस्ट्रिक अल्सर हमारे हो रहा था पाइलोरस रीजन में और लेसर कर्वेचर वाले में। अब ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है ड्यूडेनम में, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इन फास्टिंग। अच्छा, आप यदि ये लिख दीजिए कि ना ड्यूडेनम में होता है। अब स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व क्या होती है? हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है, उसमें उसके स्टिमुलेशन की वजह से ये होता है। ओके, अगर ड्यू टू एच पाइलोरिक, ओके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर लिवर सिरोसिस या फिर स्ट्रेस, इन तीनों की वजह से होता है। कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया एच पाइलोरी की वजह से होता है, लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है। पेन कहाँ हो रहा था उसमें? उसमें हो रहा था हमारे पास लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक एरिया में। इसमें कहाँ होगा? राइट एपिगैस्ट्रिक एरिया में। उसमें हो रहा था खाना खाते टाइम या खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद। यहाँ कब होगा? 2 से 3, और मोर प्रिसाइजली लिखो तो 4 घंटे बाद। ठीक है, और रात के टाइम पे इसमें पेन देखा जाता है, लेकिन उसमें रात के टाइम पे पेन नहीं होता है। HCl का सिक्रेशन उसमें कम था या नॉर्मल था? इसमें हाई है। ओके, वॉमिटिंग और हेमरेज उसमें देखा जा रहा था कॉमनली, और इसमें अनकॉमन होगा। ठीक है, वो कितना था? 15% था, ये कितना होगा? 80% होगा। वो हो रहा था 50 से 60 की एज में, ये हो रहा था 30 से 60 की एज में। ठीक है, और मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। ओके, इस जगह मेल तो आ गए। अब ओशोफेगस अल्सर के बारे में बात करें तो ये कहाँ होगा? नाम से पता लग रहा है भाई ओशोफेगस में होगा। ओशोफेगस में भी कहाँ होगा? तो अकर इन लोअर 1/3 पार्ट ऑफ ओशोफेगस। ये पूरा ओशोफेगस है तो लोअर 1/3 पार्ट है ना, इधर होगा। ठीक है, अकर इन म्यूकोसा लेयर ऑफ इशोफेगस। ओके, हम सभी जानते हैं किसकी वजह से हो रहा है? GERD, गैस्ट्रो इशोफेगस रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास ZES, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये एक ऐसा अल्सर होता है जिसमें थ्रू आउट द जो गैस्ट्रिक ट्रैक है, चाहे वो ओशोफेगस हो, अपना स्टोमक हो, ड्यूडेनम हो, कहीं भी हो, सब जगह पे अल्सर हो जाते हैं। और किस वजह से होता है? ट्यूमर की वजह से होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यदि आप लिखना चाहो तो अच्छा है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कॉजेज में देखा जाए तो क्या हो रहा था भाई? हमने बताया स्ट्रेस की वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, और भी कई सारे इसमें रीजन थे, एनसेट्स की वजह से, है ना, फास्टिंग की वजह से, ब्लड टाइप भी हो सकता है भाई। गैस्ट्रिक अल्सर ब्लड ग्रुप ए में ज़्यादा कॉमन होता है, ड्यूडेनम अल्सर ग्रुप ओ में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ये सारे इसके कॉजेज हो गए। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो क्या होगा भाई? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज रेजिस्टेंस ऑफ म्यूकस लेयर डिक्रीजेस, या फिर जो म्यूकोसल सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो गया। म्यूकोसल सिक्रेशन यानी म्यूकस का जो सिक्रेशन, कौन सी सेल करती है? गॉबलेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। यदि उनका सिक्रेशन कम हो जाए तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक, यानी कि जो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है, मतलब जो देखो सबसे ऊपर ये होगी हमारे पास कौन सी लेयर है? म्यूकस लेयर है। म्यूकस लेयर क्या सिक्रेशन कौन करती है? गॉबलेट सेल्स। यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? थिन हो जाएगी लेयर। ठीक है, थिन हो गई तो क्या होगा? जो HCl है वो अंदर एंटर कर जाएगा, एंटर कर गया तो किस में आएगा? म्यूकोसा लेयर में। सबसे ऊपर म्यूकोसा ही तो होती है, तो म्यूकोसा का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, इरोजन कर देगा। ठीक है, अब इरोजन कर देगा तो क्या कर देगा? गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा। तो बस यही है इसकी कि भाई रेजिस्टेंस कम हो गया या फिर उसका सिक्रेशन कम हो गया। दूसरा कि ब्रेक डाउन कर देगा म्यूकोसा लेयर को। अब ब्रेक डाउन कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिड एंटर कर जाएगा, और एंटर कहाँ करेगा? म्यूकोसा लेयर में, और क्या कर देगा? गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा। ये तो हो गया गैस्ट्रिक अल्सर की। अब ड्यूडेनल अल्सर के बारे में बात करें, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट क्या करती है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को मतलब बढ़ाने का काम करती है। ओके, अब यदि वो बढ़ जाएगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन तो HCl और पेप्सिन भी ज़्यादा निकलेंगे, और ज़्यादा निकलेंगे तो ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये टियोलॉजी होगी, तो सॉरी ये पैथोफिजियोलॉजी होगी। यदि आप ये लिखना चाहो तो ये ठीक है, नहीं तो ये दोनों की कॉमन होगी कि भाई पेप्टिक अल्सर कैसे हो रहा है। वो तो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर की अलग अलग थी। ड्यू टू टियोलॉजिकल कॉज HCl एंड पेप्सिन सिक्रेशन इंक्रीजेस इन्फ्लामेशन अकर इन स्टमक टिश्यू। ठीक है, और अल्सरेशन हो जाएगा और पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें क्योंकि अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम होंगे। तो पेन हो रहा था सबसे पहले बात तो, ठीक है। पेन कहाँ हो रहा था? एपिगैस्ट्रिक एरिया में, या तो लेफ्ट या राइट। तो एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और यदि मोर प्रिसाइजली लिखो तो लेफ्ट लिख देना आप गैस्ट्रिक अल्सर में, और राइट लिख देना आप ड्यूडेनल अल्सर में, ठीक है। हार्ट बर्न हो सकता है, फिर मेलेनामा हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, डिस्फेजिया मतलब कि एक तरीके से डिफिकल्टी इन फीडिंग या फिर पेनफुल स्वेलिंग भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लिकेशन लिखना, बट हेमरेज हो सकता है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पेनिट्रेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें ओके, और परफोरेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो बेस्ट होता है एंडोस्कोपी, हम क्या करते हैं एंडोस्कोपी करते हैं, या फिर बैरियम मील एक्सरे भी हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि क्या मैनेजमेंट करेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, एंटी एसिड दे सकते हैं उसको, जिससे कि जो एक्सेसिव एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, ये क्या होगा, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं इसको, एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, सिमेटिडिन और रेनिटिडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, पेंटॉप या फिर ओमेज, ठीक है, पेंटाप्राजोल या फिर ओमिप्राजोल, ठीक है। और उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना। ये क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है, यदि उसका इन्वेजन होगा तो उसकी वजह से भी ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, तो इसलिए, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो वैगोटॉमी, यानी ये क्या करेगी, जो वैगस नर्व है उसको कट डाउन कर देगी। अब उसको कट डाउन कर देगी तो वो क्या करेगी, HCl और पेप्सिन का सिक्रेशन को बढ़ा रही थी, तो यदि ये कट डाउन हो गई तो ये बढ़ा ही नहीं पाएगी, तो ड्यूडेनल अल्सर के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर गैस्ट्रोड्यूडेनेस्टोमी हो सकता है और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बिलिरुथ 1 भी बोलते हैं और बिलिरुथ 2 भी बोलते हैं इनको, ओके। ये हो गई सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो आपको पता है क्या पैटर्न लिखना है, वीडियो है ही आपके पास। अब डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्यूट पेन, भाई पेन होगा उसके सबसे ज़्यादा, है ना, एपिगैस्ट्रिक एरिया में, तो पेन है। आप क्या क्या करवा सकते हो, लेवल चेक कर सकते हो, पोजीशन चेक कर सकते हो पेन की, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवा दो, कोल्ड स्पॉन्जिंग, डाइवर्जनल थेरेपी, आप म्यूजिक थेरेपी भी लिख सकते हो उस जगह, ठीक है। और बस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अच्छा इसमें लिख नहीं रखा है, दिख नहीं रहा है आपको, बट ये है अल्टर्ड न्यूट्रिशन, है ना, अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू वॉमिटिंग की वजह से न्यूट्रिशन का लेवल है वो अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे, पेशेंट का वेट चेक करेंगे, नॉलेज डेफिसिट और एंजाइटी। सो ये हो गया हमारा पेप्टिक अल्सर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस के बारे में कि क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस। देखो नाम से पता लग रहा है भाई, पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन होना, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो पैनक्रियास का क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैनक्रियास और आइटिस। पैनक्रियास एक ग्लैंड होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्टोमक के पीछे प्रेजेंट हो रही है, और ये आपको दिख भी रही है, ओके। दूसरा है कि मीन इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस, मतलब आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, तो पैनक्रियास का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उसी को हमने क्या बोल दिया, पैनक्रियाटाइटिस। ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और पैनक्रियाटाइटिस जनरली अकर ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम फॉर द रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा आप एक सभी चीज़ें जानते हो कि ये हमारा ड्यूडेनम होता है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पैनक्रियाज होता है, यहाँ पे हमारे पास आती है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे सीक्रेट करती है एंजाइम को। अब जो पैनक्रियाज एंजाइम बनाता है ना, वो प्रो फॉर्म में बनाता है, प्रो एंजाइम बनाता है। प्रो मतलब बेस्ट नहीं, एक होता है ना प्रो प्लेयर, वैसा वाला प्रो नहीं, प्रो मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब यदि इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कहाँ होगा, ड्यूडेनम में जाके। लेकिन यदि कोई गलती हो जाए हमसे, या फिर कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से जो पैनक्रियाज के एंजाइम है वो पैनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो जाए, तो वो क्या करेंगे, ऑटोडाइजेशन कर देंगे, और उसी को हम बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। अब ऑटोडाइजेशन करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन हुआ तो पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक्टिवेशन हो जाना पैनक्रियाज के अंदर ही पैनक्रियाटिक एंजाइम का, इसी को हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। पैनक्रियाटाइटिस इज अ डिजीज कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय inflammation of pancreas occur due inflammation of pancreas and it is a medical emergency, okay। it mean autodigestion of pancreas, autodigestion हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, जो एंजाइम है वो पैनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ओके। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गई। क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब होता है सडन, जल्दी से हो जाना, ठीक है। अब यदि जल्दी होगा तो फिर जल्दी जाएगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इसकी, ओके। सडन इन्फ्लामेशन होता है जो कि कम टाइम के लिए रहता है। डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन में वेरी फ्रॉम माइल्ड इडीमा, जो छोटे टाइम के लिए रहना है, कम टाइम के लिए, टू सीवियर हिमोरेजिक नेक्रोसिस। जो चीज़ एक्यूट होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो या तो होगा माइल्ड एडीमा,
या फिर होगा सीवियर हेमोरेजिक नेक्रोसिस। ओके, एंड एक्यूट डज नॉट लीड टू क्रोनिक। भाई यूजुअली डिजीज में हम देखते हैं तो एक्यूट ही क्रोनिक की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो पैनक्रियाटाइटिस है उसमें एक्यूट क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ठीक है, अब क्रोनिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्रोनिक में मैंने ये 3 पॉइंट्स में से ये जो फर्स्ट पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है इसको हटा दिया था क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रहे थे। मैंने इसकी जगह ना एक सिंपलर लिख दिया, सिंपल वर्ड यूज़ किया था कि भाई अकर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसके दो टाइप होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव और क्रोनिक कैल्सीफाइन। ओके, एंड तीसरा इट इज रिप्लेस बाय फाइब्रोटिक टिश्यू। तो आप भी ये 3 याद कर सकते हो, और बाकी आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज होती है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ पैनक्रियास से। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में, यानी इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस कारण की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहले हो सकता है कि जो पैनक्रियाटाइटिस है वो मम्स की वजह से हो सकता है। जो मम्स वायरस होता है ना, मम्स है ना, उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा एज, अल्कोहलिज्म, गॉल स्टोन, स्टेरॉयड एनसेड्स, ठीक है, और बाइलरी डक्ट, ये सारा इसके इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, इटियोलॉजिकल कॉज की वजह से क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो ये हमारे पास हमारा रहा ड्यूडेनम, ये हमारा हो गया पैनक्रियास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये आ गई हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, जो पैनक्रियाज होता है ना वो एंजाइम को रिलीज करता है इसमें। अब इसके थ्रू जो एंजाइम होते हैं वो जाते हैं ड्यूडेनम में। ओके, अब यहाँ से एक डक्ट आती है जिसका नाम है बाइल डक्ट। ओके, बाइल डक्ट क्या करती है, बाइल डक्ट एक तरीके से, या फिर बोल सकते हैं हम हिपेटो बाइल डक्ट बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट जिसे हम बोलते हैं। बाइल डक्ट क्या करती है, बाइल को लेके आती है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, और कहाँ पे लेके आती है, हमारे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में, और वो कहाँ लेके जाती है, ड्यूडेनम में लेके जाती है। नॉर्मल तो ये होता है। अब कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसकी वजह से यहाँ यहाँ जो स्पिंटर ऑफ ओडाई होता है इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो क्या होगा, जो एंजाइम थे वो कहाँ हो जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे एंजाइम पैनक्रियास के अंदर ही। जो बाइल आया वो भी यहाँ जाएगा। बाइल क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, अल्कली मीडियम प्रोवाइड करवाता है ना, तो एक्टिवेट करता है पैनक्रियास के एंजाइम को। और यदि उसने एंजाइम को यहीं एक्टिवेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑटोडाइजेशन हो जाएगा, और ऑटोडाइजेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से पैनक्रियास टिश्यू उसका गेम खत्म, है ना, या फिर बोला जाए तो मतलब कि वो एक तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो पैनक्रियास के जो एंजाइम थे या पैनक्रियाटिक जूस था वो ड्यूडेनम तक नहीं जा पाया। अब यदि वो नहीं गया तो क्या होगा, बाइल जूस कहाँ से, कॉमन बाइल डक्ट से रीचेस टू पैनक्रियास, और वो पैनक्रियास में जाकर क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा प्रो एंजाइम को। ठीक है, अब एक्टिवेशन हुआ उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हुई पैनक्रियास के अंदर तो ऑटोडाइजेशन कर देगी, और ऑटोडाइजेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, फाइब्रोसिस, नोड्यूल फॉर्मेशन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें, भाई पेन तो हो गई ना, तो एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है। अच्छा, पेन कहाँ हो रहा है, तो अपर क्वाड्रेंट में हो रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा दो हमारे पास साइन आते हैं, एक क्यूलिन साइन होते हैं और एक टर्नर साइन होते हैं। इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों साइन। ओके, अब ये आप लिख देना, और इसके अंदर भी लिख सकते हो कि स्किन डिस्कलरेशन इन अ पेरी अम्लाइकल एरिया। जो हमारे पास अम्लाइकल एरिया होता है ना, उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसका स्किन में डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूलिन साइन बोलते हैं। टर्नल साइड क्या होता है, स्किन डिस्कलरेशन इन फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया या फिर पेल्विक एरिया होता है ना, उसको हम फ्लैंक एरिया बोलते हैं, मतलब दोनों सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, तो वो उसका मतलब होता है टर्नर साइन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायरिया हो गया, वेट लॉस हो गया, इस टाइप स्टियो टोरिया, मतलब कि एक तरीके से फैटी स्टूल हो गया। ओके, नोजिया वॉमिटिंग, ये सारा इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। भाई पैनक्रियास से रिलेटेड है ना, तो पैनक्रियाटिक एब्सिस कर दो, स्यूडोसिस्ट बोल दो, नेक्रोसिस बोल दो, रीनल फेलियर बोल सकते हो, मल्टी ऑर्गन फेलियर बोल सकते हो। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन में जो ERCP होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलिंजियो पैनक्रियो एक्टोग्राफी, ये होता है। ये क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंट, यानी कि कन्फर्मेटरी बोल सकते हैं हम, एक तरीके से डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में पेन होगा तो हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, मॉर्फिन दे सकते हैं, एंटीजी नाइट्रोग्लिसरिन दे सकते हैं। एंटीजी समझ रहे हो, एंटीजी यदि हम दे रहे हैं नाइट्रोग्लिसरिन, इसका मतलब बहुत तगड़ा वाला पेन है, क्योंकि एंटीजी हम कहाँ देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देते हैं। ठीक है, एंटासिड दे सकते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनके एग्जाम्पल पहले बता रखे हैं आपको। सर्जरी में देखा जाए तो सर्जरी कौन कौन सी हो सकती है, भाई पैनक्रियाटिक सर्जरी, उड़ा दिया पैनक्रियास को ही। ठीक है, पैनक्रियाटिक ड्यूडोनल रेस्ट्रिक्शन। ओके, क्वाडल पैनक्रिएटो जेजोनेक्टोमी, जेजोनोस्टोमी, है ना,
तो अब ये थोड़े नाम बहुत ज़्यादा ही अजीब है, आपसे यदि याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सर्जिकल मैनेजमेंट आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बात करें तो भाई एक्यूट पेन का सबसे पहला डायग्नोसिस बनेगा। दूसरा हमारे पास बनेगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का। तीसरा होगा इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू प्लूरल इफ्यूजन। ओके, प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। नॉलेज डेफिशिएट और एंजाइटी होगा। तो ये हमने बात की पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के बारे में, ठीक है। तो लिवर से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो क्या होती है, क्रोनिक होती है। मोस्टली डिजीज क्रोनिक होती है, एक्यूट डिजीज बहुत कम देखी जाती है लिवर की, क्योंकि लिवर के पास रीजनरेटिव पावर होती है ना, तो वो जल्दी से उसको सही भी कर लेता है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होती है तो वो काफ़ी सीवियर होती है, ठीक है, और हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और कोई भी क्रोनिक डिजीज हो तो उसमें क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा ही होगा। किसका, उस सेल का। जैसे लिवर है तो लिवर क्या होगा, लिवर किससे मिलके बना होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेपेटिक सेल्स। तो हेपेटिक सेल्स का क्या हो जाएगा, फाइब्रोटिक या फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा उनमें, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो लिवर सिरोसिस इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर विच देयर हैज बीन डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोटिक रिजनरेटिव ऑफ हेपेटिक सेल्स। ओके, इसका मतलब बस यही है कि क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें फाइब्रोसिस होता है, किसमें, हेपेटिक सेल्स में, और या फिर उनका डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। इट में रिजल्ट इनटू हेपेटिक इनसफिशिएंसी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तब भी हम उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको इटियोलॉजिकल कॉज से लेकर हेपेटिक इनसफिशिएंसी और पोर्टल हाइपरटेंशन तक लेके जाएंगे। तो ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है, कि लिवर सिरोसिस क्या है, क्रोनिक डिजीज है जिसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है, किसका, हेपेटिक सेल्स का, और डिस्ट्रक्शन भी होता है। ये किससे में रिजल्ट हो सकता है, हेपेटिक इनसफिशिएंसी और पोर्टल हाइपरटेंशन में हो सकता है। फिर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है भाई, आपको बताया था एक ऐसी डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, तो कैरेक्टराइज किससे होगा, वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस यहाँ पे भी आ गया, एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। भाई फाइब्रोसिस हुआ तो नोड्यूल फॉर्म हो गई होगा, ये सॉइल थी, इसका फाइब्रोसिस हुआ, ये क्या हो गया, नोड्यूल बन गया, मतलब कि गुच्छा बन जाना, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सिरोसिस इज एन इंसिडियस प्रोलॉन्ग कोर्स यूजुअली आफ्टर डिकेड ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि देखो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गई लिवर सिरोसिस, उसको भाई टाइम लगता है, धीरे धीरे जाके डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन होता है, फाइब्रोसिस होता है, तो ये क्रोनिक टाइप की डिजीज है। तो इसकी जगह आप क्या याद कर लो कि लिवर सिरोसिस कैन नेवर बी एक्यूट, वो एक्यूट नहीं होगी बिकॉज इट यूजुअली अकर आफ्टर डिकेड ऑफ क्रोनिक लिवर इन्फेक्शन। भाई लिवर डिजीज हुई है किसी पर्सन को और वो क्रोनिक है, तब ही वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो एक्यूट कभी नहीं होती है लिवर सिरोसिस। उसके टाइप देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन। तो 4 टाइप के होते हैं। लाइनिक सिरोसिस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्कोहलिक सिरोसिस भी बोलते हैं, माइक्रोनोड्यूलर एंड पोर्टल सिरोसिस भी बोलते हैं। तो देखो नाम से पता लग रहा है, माइक्रोनोड्यूलर, नोड्यूल फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, कैसे होंगे, स्मॉल नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा पोर्टल सिरोसिस, मतलब कि फाइब्रोसिस कहाँ होगा, पोर्टल वेन के अंदर होगा या फिर पोर्टल एरिया में होगा, ठीक है। अब दूसरा ये मोस्ट कॉमन टाइप का लिवर सिरोसिस होता है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। हो सकता है एमसीक्यू में जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस, तो लाइनिक सिरोसिस या एल्कोहलिक, माइक्रोनोड्यूलर, पोर्टल सिरोसिस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाइब्रोसिस अकर अराउंड सेंट्रल वेन और पोर्टल एरिया, आपको बताया था पोर्टल सिरोसिस बोलते हैं। स्मॉल नोड्यूल फॉर्म माइक्रोनोड्यूलर, ठीक है। बाइलरी सिरोसिस, नाम से पता लग रहा है सिरोसिस कहाँ होगा, बाइलरी रीजन में होगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ क्रोनिक बाइलरी इंजरी, ठीक है, एंड स्कारिंग अकर इन बाइल डक्ट, या फाइब्रोसिस कहाँ हो रहा है, बाइल डक्ट में होगा। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, इसका दूसरा नाम होता है मैक्रोनोड्यूलर, तो यानी कि लार्ज नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ब्रॉड बैंड ऑफ स्कार टिश्यू, जो फाइब्रोसिस होगा वो भी थोड़ा बड़ा होगा। कार्डिक सिरोसिस, अब देखो ये कम देखा जाता है, कार्डिक सिरोसिस, ओके, वेरी रेयर, रेफर्स टू सिरोसिस कॉज बाय राइट साइडेड हार्ट फेलियर। क्योंकि देखो क्रोनिक डिजीज है, तो पहली बात हार्ट फेलियर कोई पर्सन को है तो वो क्रोनिक तो रह ही नहीं सकता ना, और रहेगा भी तो मतलब एक तरीके से बहुत कम चांस होते हैं, इसलिए बहुत रेयर होता है ये, ठीक है। हम बात करते हैं फिर इसके एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी क्या हो सकती है, तो विल्सन डिजीज का मतलब क्या होता है, कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाना, कहाँ पे, अलग अलग जगह पे होता है, जैसे आंखों में भी हो जाता है ना, और गैलेक्टोसीमिया हो सकता है ना, और उसके अलावा हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, हेपेटाइटिस एक इंपॉर्टेंट इसका कॉज है, ये आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज होता है, हम किसके बारे में बात करते हैं, फैटी लिवर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फैटी लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसके लिए, लिवर सिरोसिस के लिए। अब बताया था आपको क्या होगा, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल,
अब सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या लिवर के पास तो क्या है, रीजनरेटिव पावर है, तो वो वापस बना लेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारी बना लेगा। तो डिस्ट्रक्शन होगा ज़्यादा और बनेंगी कम। तो फ्यू सेल्स आर रीजनरेटेड एंड फ्यू आर डिस्ट्रॉयड, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस टिश्यू, क्योंकि जो डिस्ट्रॉय हुई है वो क्या करेगी, फाइब्रोसिस कर लेगी, एक गुच्छा बना लेगी, ठीक है, तो फाइब्रोसिस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो फाइब्रोसिस टिश्यू है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। स्कार टिश्यू मतलब डेड टिश्यू। तो अब उसकी वजह से क्या हो गया, फाइब्रोसिस या फिर स्कार का फॉर्मेशन हो गया। मतलब पहले तो इतना सा स्कार था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, तो यानी स्कार का फॉर्मेशन हो गया। अब स्कार का फॉर्मेशन हो गया तो उस जगह की, मान लो ये हमारे पास हमारा लिवर है, क्या मस्त डायग्राम है ना तो ये लिवर है, मान लो ये अफेक्टेड हो गया, ये पार्ट में स्कार बन गया, तो ये जो पार्ट था यहाँ के जो हिपैटिक सेल्स थी जो काम कर रही थी वो क्या काम कर पाएगी, नहीं। तो क्या हो गया, हिपैटिक इनसफिशियंसी हो गया। अब पोर्टल वेन तो हर जगह, ठीक है, पोर्टल वेन है या फिर ब्लड का फ्लो है वो तो हर जगह। अब इस एरिया में जाके ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि डैमेज हो गया ना भाई, डेथ हो गई पूरी जगह की, है ना, सेल्स की भी डेथ हो गई, ब्लड वेसल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड वेसल में, और ऑब्स्ट्रक्शन यदि ब्लड वेसल में होता है तो क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है। तो क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपर टेंशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपर टेंशन हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि हेपेटिक इनसफिशिएंसी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन आर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, स्टेजेस के बारे में बात करें तो 5 स्टेज होती है, नॉर्मल लिवर, फिर फैटी लिवर, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये लास्ट स्टेज होती है, कैंसर होना मतलब, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो सीएनएस में क्या देखा जाता है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकता है, पेरिफेरल एंसेफेलोपैथी हो सकता है, जीआई सिस्टम में एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, और हिमेटेमेसिस भी हो सकता है इसमें। अब हिमेटेमेसिस यानी खून में उल्टी में खून का आना, वॉमिटिंग करते हैं तो उसमें ब्लड का आना। स्किन में स्पाइडर एंजियोमा होता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये होता है स्पाइडर एंजियोमा, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ऐसा लगता है स्पाइडर अंदर घुस गई, है ना। पामुलर एर्थेमा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, सीवीएस में देखा जाए तो पेरिफेरल एडीमा हो सकता है, असाइटिस हो सकता है। हेपेटिक में देखा जाए तो हेपेटोमेगाली हो सकता है, और हेपेटिक रीनल सिंड्रोम भी हो सकता है, यानी हेपेटिस जो एक तरीके से हमारा लिवर है उसमें भी डैमेज और किडनी में भी डैमेज। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, कोगुलोपैथीज हो गया, और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी हो गया। लास्ट हम बात करते हैं इसके, अच्छा ये इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जिसमें जो परक्यूटेनस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी होती है, ये एक डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है जो कि हम करवाते हैं जनरली, है ना। उसके अलावा हम इस स्प्लिनोपोर्टल वेनोग्राफी भी करवा सकते हैं, है ना, अपर एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं, बट एंडोस्कोपी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है इसमें। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटासिड देंगे, डायरेटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। क्यों देंगे भाई, बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, वॉमिटिंग के लिए, एक्सेस फ्लूइड के लिए, क्योंकि इडीमा हो रहा है ना, और एंटासिड गैस्ट्रिक एसिड का रिलीव करवाने के लिए, जो एसिडिटी है उससे रिलीव करवाने के लिए। अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो TIPS, ट्रांसजुगुलर इंट्रा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम शंट, एक तरीके का शंट होता है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए होता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये तो लास्ट ऑप्शन है ये हमारे पास कि भाई लिवर 90% डैमेज हो गया तो ट्रांसप्लांट कर दूँ, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, अब एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों होगा, फैटिकनेस होगी, उसमें लिथार्जी होगी, काम नहीं कर पा रहा ना वो, डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सोता रहा हूँ, तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये बनेगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, वो खा नहीं पाएगा खाना सही से। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी क्यों होगा भाई, इडीमा हो रहा है, स्पाइडर एंजियोमा हो रहा है, ठीक है, इसलिए। और लास्ट में नॉलेज डेफिशिएंट, एक्यूट पेन का भी बन सकता है इसमें, ठीक है। सो ये सारे हो गए हमारे पास इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। आज हमने 3 डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब बाकी सारी जो डिजीजेज हैं जैसे हर्निया है, गैस्ट्राइटिस है, उसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, और आपको पता है PDF कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक का है डिस्क्रिप्शन में है। तो हर्निया भी है, उसमें सारी डिजीज़ हैं, तो आप देख सकते हो उधर से। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।